या मनुवादी ताकतें फिर से सिंडिकेट बन गई, तो जानते हो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? इन्होंने आपके आरक्षण को आपके राज्य तक सीमित कर दिया। अब जो भी सरकारी वैकेंसी निकलेगी उत्तर प्रदेश में, उसी में ही आरक्षण आपको मिलेगा। दिल्ली में नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा। ये कब हो गया था? 2014 में आते सबसे पहला काम ये हुआ। बताओ काम अच्छा हुआ खराब हुआ? खराब काम हुआ। सच बताना ईमानदारी से, जब ये काम खराब हो रहा था तो बताना तुम्हारा नेता कहां से हो रहा था? आया कोई नेता तुम्हें बताने यहां? बताओ तुम्हारा सामाजिक नेता क्या कर रहा था, और बताओ तुम्हारा धार्मिक नेता क्या कर रहा था, और छोड़ो तुम क्या कर रहे थे? जितने लोग यहां बैठे हैं ना, 80% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। बोल दो मेरे मुंह पे, बोल दो अगर आपको पता था, बोल दो हाँ पता था। हमें नहीं पता था, क्योंकि मोबाइल में नंगी नंगी लड़कियों के फोटो देख रहे हो ना, उसमें जिंदगी हमने खराब की अपनी। वो टीवी पे तो दिखाएगा नहीं। हमने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। 2014 में ही हमारी बर्बादी का फरमान लिखना शुरू कर दिया था इन भगवाधारियों ने, कमलगट्टों ने। बात यहीं पे नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। हमारे समाज के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बड़े होनहार हैं। जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो 90% लाते, 96% लाते, 98% लाते हमारे बच्चे। तो क्या होता था, उसे अनुसूचित जाति की सूची में से निकाल के उसे सामान्य में डाल देते थे, जनरल कैटेगरी में चला जाता था। तो एक सीट बच गई हमारे लोगों के लिए, तो किसी गरीब के काम आती। लेकिन इन मनुवादी सरकार के लोगों ने जैसे 2014 में सरकार बदली, तो इन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अब आपका आरक्षण केवल 15% तक सीमित कर दिया गया। अब आपके बच्चे चाहे 50,000% क्यों ना ले आए, उन्हें जनरल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो एक गरीब की सीट मारी गई। तो बताओ काम बढ़िया हुआ खराब हुआ? जब ये काम खराब हो रहा था तो बताओ तुम्हारा राजनीतिक नेता कहां से हो रहा था, और वो सामाजिक नेता क्या कर रहा था, और वो धार्मिक नेता क्या कर रहा था? और सुनो तुम क्या कर रहे थे भाई? कोई तुम्हारे अधिकार के बारे में जागरूक हो या ना हो, तुम्हें तो होना चाहिए। तुम्हें होना चाहिए भाई, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा भविष्य है, लेकिन तुम्हें भी कोई परवाह नहीं पड़ी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से, इस भयंकर अग्नि में जलने से आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो कोई नेता नहीं है और वो कोई राजनीतिक दल भी नहीं है जो आपको बचा लेगा। वो केवल आप है, आपकी जागरूकता है। आपको जागरूक होना ही पड़ेगा, नहीं होगे तो बर्बादी तय। आज ही लिख लो स्टैंप पेपर पर, आज ही लिख लो इस बात को कि बर्बादी तय है आपकी। और बात केवल यहीं पर ही नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। बात इतनी आगे बढ़ी कि इन मनुवादी सरकार के लोगों ने आपको मिलने वाला जो पदोन्नति में आरक्षण है वो धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण है। पदोन्नति में आरक्षण का मतलब होता है आपका बच्चा कांस्टेबल लग गया, कांस्टेबल लग गया तो अब वो दरोगा बने, एसआई बने, फिर इंस्पेक्टर बने और उससे ऊपर जाए। तो उससे ऊपर कब जाएगा? उसके ऊपर तब जाएगा जब ऊपर जातिगत आदमी जो बैठा है वो उसे जाने देगा। जातिगत दुर्भावना से जो पीड़ित आदमी ऊपर बैठा है तो आपके लोगों को ऊपर जाने ही नहीं देता। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिनका एहसान हमें मानना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति की योग्यता, उसकी शैक्षिक योग्यता और उसके अनुभव के आधार पर पदोन्नत करने की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन धीरे धीरे पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया। बताओ जब पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो रहा था, कौन सा नेता था तुम्हारा जो सड़क पे आया था? बताओ बताओ कौन सा नेता था वो? लोग अपना नाम चमकाने के लिए इंतजार करते हैं कि दलितों में किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए या किसी दूल्हे की बारात चढ़ने से रोका जाए, फिर हम वहां जाएं और अपना फोटो खिंचवाएं और टीवी पे आए और फिर हम नेता बन जाएं। बन जाओ नेता, लेकिन ये वाली बात भी तो बताओ। कौन बताएगा? उन्हें खुद नहीं पता भाई साहब, उन्हें खुद नहीं पता। और पदोन्नति में आरक्षण धीरे धीरे भारत के 18 से ज्यादा राज्यों में खत्म कर दिया गया और यहां से आवाज भी नहीं उठी। तो ये कहां से पता लगता? जब आप जागरूक होते तो पता लगता। हम जागरूक हो ना सके, पर यह हो ना सका और अब यह आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं।
पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। और यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, पर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ जाता है, बस ख्याल आ जाता है। बर्बादी तय कर दी गई, बर्बादी तय हुई। जानते हो, भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहे तो मैं ये सोच सकता हूं नेता है, फालतू बकवास कर रहा है, हो सकता है। लेकिन अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोई बात कह दे तो क्या उसे हल्के में ले सकते हो? ना, किसी सूरत में नहीं ले सकते। जानते हो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा था? भारत का द एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, the apex court who has the power to interpret the entire law of your country, इतने पावर जिसके पास है, वो कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण की समय सीमा निर्धारित करो। मतलब एक दिन ऐसा डिसाइड करो जिस दिन के बाद इन लोगों को आरक्षण दिया जाना बंद कर दिया जाए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा था, बताओ तुम्हारा कौन सा नेता था, वो नाम बताओ उसका जो तुम्हारी आवाज उठा रहा हो। बताओ कौन सा धार्मिक सामाजिक नेता था, और तुम क्या कर रहे थे? सच बताना, तुम्हें पता था ना? नहीं पता। अभी जब मैं यहां पर आया तो मुझसे कहा गया, संतू भाई कह रहे थे कि भाई लोग आगे चले गए, अब तो जो है आप लेट हो गए। तो जानते हो मैंने क्या कहा? मुझे सुनने के लिए वो आएगा जिसकी किस्मत में होगा कि उसे सुनना है। जिसकी किस्मत खराब होगी ना, उसे मौका ही नहीं मिलेगा सुनने का। और ईमानदारी से बता दो, जो बात बता रहा हूं तुम्हें पता थी, ये इंटरनेट का जमाना है, उसके बावजूद तुम्हें नहीं पता। नहीं पता तो बर्बादी तो तय होगी, मरोगे। और यकीन जानिएगा, जिस दिन मरोगे कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। मैं जागरूक करने आया हूं, लोग आपके बीच में नेता बनने आएंगे, हीरो बनने आएंगे, जय 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 भीम करके आपकी भावनाओं से खेलेंगे। ईमानदारी से बताओ, वो लोग जो नेता बन गए, जब हाथरस में मनीषा का बलात्कार हुआ, उसके बाप को उठा के पुलिस ले गई और थाने में इतना मारा कि थाने में उसकी मौत हो गई। मनीषा को दिल्ली में एडमिट करवाया, रातों रात वापस ले गए। जब वो मर गई तो रात को 12:30 बजे के आसपास पेट्रोल और डीजल डाल के आग लगा दी गई। यह भी इंतजार नहीं किया कि परिवार के सामने दाह संस्कार किया जाए, और उसके नाम पे दुनिया ने राजनीति की। परिणाम क्या हुआ? मुकदमा जीत गई क्या? वो हार गई। उसके बलात्कारी छूट गए, और उसका नाम लेके जो नेता बने थे वो सदन पहुंच गए, वो नेता बन गए। साहब कलेजे में आग लगती है यार। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दीज पीपल, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ यू पीपल, बिकॉज यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग व्हाट इज हैपनिंग। नहीं जानना चाहते आप, क्योंकि आपको भी नहीं पढ़ी ना भाई। आपको केवल क्या चाहिए? मस्ती चाहिए, मस्ती चाहिए। और अभी यहां पर देवी का फोटो लगा के यहां पे ढोलक और मंजीरे हो गए होते ना, यहां भर जाता है ये क्राउड, ये भरा होता है यहां पर। और मैं यहां नाच नाच के तुम्हें माता की भेंटें सुना रहा होता तो मेरे ऊपर 100-100 रुपए के नोट लुटा रहे होते। और आज तुम्हारे भविष्य बनाने की बात बताने आया हूं, तो यहां देखो कितने लोग हैं। संतू ने कह दिया लोग चले गए, कुछ नहीं होगा, मैं भी चला जाऊंगा। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी भैया, मुझे भी क्या फर्क पड़ा है? मुझे भी क्या फर्क पड़ा? पर ये है ना, खून का रंग नीला है। बाबा साहब की औलाद हूं। एहसान अपनी खाल का जूता बनाकर भी बाबा साहब को पहना दूं तो शायद एहसान ना उतरे। और सुनो, बकवास नहीं कर रहा हूं खड़ा होके, मैं आपको बता दूं आपके सामने बोल कौन रहा है। मैंने एमकॉम, डीआईएम, पीजीडीआईएम, पीजीडीएमएम, एमबीए, डिप्लोमा ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, पीजी डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एमएसओ, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशियोलॉजी और पीएचडी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये करके आपके सामने बोलने आया। बकवास नहीं कर रहा हूं।
इतनी डिग्री करके आया हूं मैं। तुम्हारे जितने नेता घूम रहे हैं ना, वो इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं किसी राजनीतिक दल का झंडा लेके आऊंगा ना, उस दिन तुम सब मेरे पीछे भागोगे, क्योंकि नेताजी बन गए नेताजी। अभी मैं केवल आपको समझाने आया हूं, तो प्रांगण खाली है संतू भाई, प्रांगण खाली है, क्योंकि अपने फायदे की बात भी लोगों को समझ में नहीं आती। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मैंने जितनी सारी बातें बताई, मैंने लोकतंत्र का फर्क, गणतंत्र का फर्क बताया, तो बाद में आपको कैसे बर्बाद किया जा रहा है वो बताया। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक जंगल था, जंगल में एक उपवन था, बड़ा सुंदर उपवन। वहां ढेर सारे तोते रहा करते थे। तोते तोते बड़े मिलनसार थे, एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे का सहयोग करके रहते थे। अचानक एक दिन एक शिकारी आया। वो शिकारी आया, उसने नीचे पहले जाल बिछाया, फिर दाना डाला। ढेर सारे तोते आए और फंस गए। अब वो तोतों को बाजार में ले जाता था, उन तोतों को बेचता था और अपना परिवार चलाता था। अगले दिन फिर से आया, फिर से तोते पकड़ के ले गया। फिर अगले दिन आया, फिर से तोते पकड़ के लेके गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि तोतों के बुजुर्गों में चिंता की बात बन गई। तो बुजुर्ग तोते इकट्ठे हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अगर इसी तरह से हमारे तोतों की संख्या कम होती रही तो हमारा तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, तो कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अब ठोस कदम उठाने के लिए उन्होंने सभा बुलाई और सबसे पूछा कि बताओ भाई क्या करें, ये शिकारी तो रोज आता है और तोतों को पकड़ के ले जाता है, क्या किया जाए। तो एक युवा तोता था, उसने कहा कि साहब ऐसा है, पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, एक बुद्ध विहार बना हुआ, तो वहां चलते जरा उनसे पूछे क्या मदद हो सकती है। तो ठीक है साहब। एक तोतों का डेलीगेशन तैयार हुआ, 2 तोते बुजुर्ग और 2 युवा तोते, 4 तोतों का डेलीगेशन गया, जाके भिक्षु के सामने गए। हे महामना, महामना हम बड़ी ही भयंकर विपत्ति से गुजर रहे हैं। विपत्ति इतनी गंभीर है कि हमारी आने वाली नस्लें समाप्त होने के कगार पर आ गई हैं। एक शिकारी रोज आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और तोतों को पकड़ के ले जाता है। धीरे धीरे हमारी संख्या कम हो रही है। हे महामना, कोई मार्ग बताएं, कोई रास्ता बताएं कि हम किस तरह से तोतों की संख्या को बचा सकते हैं, शिकारी से बच सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको यह काम करना है जो मैं बता रहा हूं। कि बताएं महामना, याद रखें, सबको जाके सिखा दो कि यही करना है। कि क्या करना है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, जाओ और ये सारी बात जाके सिखा दो सारे तोतों को। ठीक है साहब। वापस आ गए, तोतों को सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आया, भाई साहब जैसे शिकारी आया, तोतों ने कहना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी का अरे ले बाप रे, ये तोते तो पढ़ लिख गए, सारे के सारे ग्रेजुएट हो गए, अब कैसे होगा। तो चलो कल आते हैं। अगले दिन शिकारी फिर आया, तोतों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। 3-4 दिन जब कोई तोता नहीं पकड़ पाया वो, तो किसी ने उससे कहा कि तू पागल मत बन, बराबर के गांव में बौद्ध भिक्षु है, उसी ने गुरु मंत्र दिया है, तू भी जा, तू ही बताएगा। तो ठीक है। अब वो गया भिक्षु के पास। जब वो भिक्षु के पास गया तो उसने कहा कि हे महामना, आपने तोतों को क्या गुरु मंत्र दे दिया, वो तो फंस ही नहीं रहे, मेरे घर में तो फाके पड़ गए, मेरे घर में तो एक भी रुपया नहीं आ रहा, मैं कैसे जीवन चलाऊंगा। तो भिक्षु ने उससे कहा, सुनो, जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं तुम भी वही करना। कि बताओ। जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, जो तुम्हें करना तुम करते रहो, तुम केवल अपना कर्म करो। तो ठीक है साहब। शिकारी गया, पहुंचा उपवन में। शिकारी को देखते तोतों ने कहना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया,
दाना डाला और ढेर सारे तोते आकर फंस गए। आज तो पहले से भी ज्यादा तोते फंस गए, झोली बना के ले चला। अभी जब जा रहा तो मन में आया कि भिक्षु का धन्यवाद अदा करता चलूं कि आज तो बहुत सारे तोते मिल गए, भी मजा आ गया, ढेर सारे पैसे आएंगे। भिक्षु के पास गया कि हे महामना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गुरु मंत्र की वजह से आज तो तोते मिल गए। पर एक बात तो बताओ, तोतों को भी तो गुरु मंत्र आपने ही दिया था, फिर ये क्यों फंस गए? अब यहां से बात समझने की वाली है। तो भिक्षु ने बताया, मैंने इनसे कहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये कहना नहीं था, इसे आचरण में उतारना था। अगर इसे आचरण में उतारा होता तो ये बिल्कुल नहीं फंसते, लेकिन ये फंस गए क्योंकि ये मुंह से बोल रहे थे। अब मेरे जैसे लोग आपके बीच में आते हैं जो आपको जय भीम बताते हैं, या फिर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात बताते हैं, तो वो कहने के लिए नहीं होती, वो आचरण में उतारने के लिए होती है। जब आचरण में उतारोगे तभी उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो शिकारी तो जरूर आएगा। और शिकारी आया भी था, उसने जाल भी बिछाया था, उसने दाना भी डाला था। और सुनो, शिकारी फिर आ रहा है, फिर शिकारी ने फिर से जाल बिछा रखा है, उसने दाना भी डाला था। जानते हो क्या दाना था? ले, घटिया क्वालिटी का सरकारी 5 किलो गेहूं, ले घटिया क्वालिटी का सरकारी चावल, ले एक नमक का पाउच, ले एक रिफाइंड ऑयल का पाउच। बोलो, दाना मिला था नहीं मिला था? मिला था। और ये सारे तोते फंस गए, ये सारे तोते फंस गए। याद रखना, शिकारी फिर आएगा, शिकारी फिर जाल बिछाएगा, शिकारी फिर दाना डालेगा। शिकारी ने दाना डाला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए, और आपके घर के सामने उसकी तख्ती भी लगाई जाएगी। दाना डाला था। बात बताऊं, उसको बोलते, भाई घर मकान तो मैं बना लूंगा, मेरे बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था कर, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगा। ये जो घटिया क्वालिटी का गेहूं और घटिया क्वालिटी का चावल आपको मिल रहा है, इसमें हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। ये हजारों करोड़ रुपए आपकी शिक्षा पे क्यों खर्च नहीं होते? अगर आपकी शिक्षा पे ये पैसे खर्च हो गए तो आप सारे शिक्षित हो जाओगे और मेरे जैसे दहाड़ने लगोगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको शिक्षा नहीं देंगे, घटिया क्वालिटी का राशन जरूर दे देंगे। ये रणनीति है। जाल बिछा रखा है, दाना डाल रखा है, और ये कोट वाला भिक्षु आपके बीच में खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत, बिल्कुल मत फंसना। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ा यार गर्म जोशी वाला जय भीम कर लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, सब लोग, पीछे भी आगे भी सब लोग करो, मेरे साथ बोलेंगे जय भीम।